नमस्ते। हम मनोवैज्ञानिक कौशलों का विकास अध्याय के तीसरे भाग में आ गए हैं। इसमें हम कुछ और बातों की चर्चा करेंगे। चूँकि जब संप्रेषण होता है तो पीछे हमने देखा है कि उसमें वाचन, श्रवण, अभिग्रहण, ध्यान, अर्थ का आरोपण जैसे या पुनर्वाक्य विन्यास जैसी कई चीज़ें शामिल होती है। उन्हीं बातों को इस अध्याय में या इस अध्याय के इस भाग में कहिए हम विवेचित करेंगे। इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, फिर हमारे फ्लो में गड़बड़ी नहीं आएगी। हमने पीछे चर्चा की थी कि संप्रेषण की प्रक्रिया, उसकी विशेषताओं पर। तो इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो भाषण भाषण क्या है या वाचन क्या है? भाषण एक जैविक क्रिया है। ध्वनि की उक्ति या उच्चारण भाषा का उपयोग करते हुए संप्रेषण का बृहत्तर अर्थ है, यानी कि बृहद रूप में अर्थ है। इसमें दो या उससे अधिक व्यक्तियों के बीच एक संबंध होता है जिसमें वे अर्थ निरूपण की हिस्सेदारी में शामिल होते हैं, जिससे संदेश के भेजने एवं ग्रहण करने में एक समानता बनी रहती है। वाचन या संभाषण को अब हम देखें कि संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण घटक है यह भाषा का उपयोग करके बोलना। भाषा में प्रतीकों का उपयोग किया जाता है जिसमें अर्थ बांधे हुए होते हैं। प्रभावी होने के लिए यह आवश्यक है कि संप्रेषक भाषा का सही उपयोग करना जानता हो, क्योंकि भाषा का प्रतीकात्मक होती है। इसलिए जहाँ तक संभव हो शब्दों का उपयोग स्पष्ट एवं परिशुद्ध होना चाहिए। संप्रेषण किसी संदर्भ के अंतर्गत घटित होता है, इसलिए दूसरों के संदर्भ आधार को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है कि प्रेषक जिस संदर्भ में संदेश प्रेषित कर रहा है उसके प्रति जानकारी होनी चाहिए। साथ ही उस संदर्भ की व्याख्या की हिस्सेदारी आवश्यक है। अगर नहीं तो अपनी शब्दावली का स्तर एवं शब्दों के चयन को सुनने वाले के अनुरूप स्तर पर लाना पड़ता है। देखिए किस तरह संभाषण हो रहा है और इस व्यक्ति के मस्तिष्क में जो क्रियाएं चल रही है, जो शब्दों और वाक्यों का निर्माण कर रही है, अर्थपूर्ण वाक्यों का निर्माण कर रही है, वह इस व्यक्ति तक पहुंच रहा है, यानी कि यह संग्रह करता है और यह उसका अर्थ अपने मस्तिष्क, अपने विचार, अपने बुद्धि के अनुसार लगा रहा है। श्रवण श्रवण में एक प्रकार की ध्यान सक्रियता होती है। सुनने वाले को धैर्यवान तथा अनिर्णयात्मक होने के साथ विश्लेषण करते रहना पड़ता है ताकि सही अनुक्रिया दी जा सके। सुनना एवं श्रवण वास्तव में एक नहीं होता। सुनना एक जैविक क्रिया है जिसमें संवेदी पाठों के द्वारा संदेश का एक अभिग्रहण शामिल होता है। यह श्रवण का एक आंशिक पक्ष है। इसमें अभिग्रहण, ध्यान, अर्थ का आरोपण तथा श्रवणकर्ता की संदेश के प्रति अनुक्रिया भी शामिल होते हैं। देखिए कि एक्टिव जो क्रियाशील सुनना, जो हम श्रवण कह रहे हैं, वह भी एक कौशल है कि किसी ने एक प्रश्न पूछा, विशिष्ट प्रश्न पूछा। यहाँ देखिए कि जो एक शाब्दिक, यह महिला अगर कुछ बोल रही है तो इसे शाब्दिक रूप से इसकी बातों का समर्थन किया जा रहा है। यहाँ देखिए ये दो व्यक्ति बात करते हुए जा रहे हैं, तो किस तरह इनके बातचीत में संतुलन है। यह महिला इस यहाँ कुछ कह रही है तो यह व्यक्ति कह रहा है कि मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ। जो यह तकनीक है यह समझना बेहद जरूरी है, जिसमें कि सुनने के साथ ही समझने की क्षमता भी अगर है आप में तो श्रवण कौशल यह कहलाता है। फिर आते हैं क्रिया, इसी के कुछ और भाग को हम देखें। एक्टिव लिसनिंग यानी कि क्रियाशील सुनना यानी श्रवण। तो हम जो विषय वस्तु का प्रेषण हो रहा है उसे सुनना, किसी के भावों को सुनना, प्रेषक के शारीरिक जो भाव भंगिमा है उसका
प्रेक्षण करना, बिल्कुल ही पक्षपाती न होकर सुनना, जो वाक्य सुन रहे हैं उसे अपने तरीके से दोबारा उसका जोड़ना, जागरूकता के साथ सुनना, फिर उसे अपनी भाषा में उसे हम परावर्तित कर सकते हैं, यानी कि उसे व्यक्त कर सकते हैं। प्रश्नों का पूछना, जिस तकनीक का उपयोग प्रेषक कर रहा है उसकी स्पष्टता को जानना, संक्षेपण करना, तो ये भी श्रवण का एक मुख्य भाग है। फिर आते हैं अभिग्रहण। श्रवण प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है उद्दीपक या संदेश का अभिग्रहण करना। ये संदेश श्रव्य और दृश्य भी हो सकते हैं। श्रवण प्रक्रिया कुछ जटिल शारीरिक अंतःक्रियाओं पर आधारित होती है, जिसमें कान तथा मस्तिष्क की भूमिका होती है। श्रवण तंत्र के अलावा कुछ लोग अपनी दृष्टि प्रणाली से भी श्रवण करते हैं। वे किसी व्यक्ति की मुखीय अभिव्यक्ति, भाव, भंगिमा, गति, रूप, रंग का प्रेक्षण करते हैं, जिससे अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त होते हैं और जिनको मात्र संदेश के वाचिक अंश के श्रवण से नहीं समझा जा सकता है। इस चित्र को हम पहले भी देख चुके हैं और हम यहाँ भी देखेंगे कि किस तरह यह व्यक्ति अपने बातों को इस व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता है। तो यह कूट संकेतन में एक संदेश भेजता है, जिसका भी संकेतन यह व्यक्ति करता है, और सुनने के बाद, अभिग्रहण करने के बाद फिर से यह व्यक्ति प्रतिपुष्टि का संदेश इस व्यक्ति को भेजता है। तो जब प्रतिपुष्टि का संदेश आता है तो यह समझ लिया जाता है कि जो संदेश भेजा गया उसका अभिग्रहण कर लिया गया है। ध्यान। एक बार जब उद्दीपक जैसे एक शब्द या दृष्टि संकेत या दोनों ग्रहण किए जाते हैं तो वे मानव प्रक्रमण तंत्र की ध्यान अवस्था पर पहुंचते हैं। इस अवस्था में अन्य उद्दीपक पश्चगमन की अवस्था में आ जाते हैं, ताकि हम विशिष्ट शब्दों या दृश्य प्रतीकों पर पूरा ध्यान दे सकें। विभक्त ध्यान किसी संदेश को ग्रहण करना कठिन बना देता है। देखिए, अगर हम किसी के कहे पर ध्यान दे रहे हैं, किसी संदेश या किसी के बातचीत पर या किसी के भाषण पर हम ध्यान दे रहे हैं, तो अगर वहाँ कहीं आसपास शोर है तो हम अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। हम अगर अंदर से परेशान हैं, तनावग्रस्त हैं, तो भी हम अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। तो उस मस्तिष्क में इस तरह से उलझने पैदा होती है। लेकिन इस व्यक्ति ने अपना ध्यान केंद्रित कर लिया है, तो देखिए कि इसकी मस्तिष्क में कहीं कोई उलझन नहीं है और ध्यान की अवस्था में ये आ चुका है। पुनर्वाक्य विन्यास। हमारी बातों को सुनने वाला व्यक्ति हमारे शब्दों को एकदम नहीं दोहरा सकता। वह मूलतः अपनी समझ से हमारे बातों या विचारों को पुनर्कथित करता है, वही जो उसकी समझ में आया होता है। इससे हमें यह समझ में आ जाता है कि कि जो हमने कहा वो सामने वाले ने समझ लिया है। इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब आप पढ़ते हैं और वाक्यों को देखते हैं, वाक्यों के अर्थ को ग्रहण करते हैं, लेकिन जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो शायद वो वाक्य उस तरह से आपके मस्तिष्क में नहीं रहते जिस रूप में आप पढ़ते हैं। तो वहां आप उन वाक्य के अर्थों को ग्रहण जो आपने किया है उसे अपनी भाषा में मूल अर्थ को व्यक्त करते हैं। इसे ही हम पुनर्वाक्य विन्यास कहते हैं। जैसे हम कोई पैसेज पढ़ते हैं, उसके स्रोत से उसको लेते हैं और फिर उसे फिर से हम अपनी भाषा में लिखते हैं, यही पुनर्वाक्य विन्यास है। अर्थ का आरोपण। किसी भी उद्दीपक को ग्रहण करने के बाद उसको हम एक पूर्व निर्धारित श्रेणी में रखते हैं। उस श्रेणी का विकास भाषा के सीखने के साथ ही जुड़ा होता है। उन मानसिक श्रेणियों को विकसित करते हैं जिनके द्वारा प्राप्त संदेश की व्याख्या की जाती है। यहाँ देखिए कि किसी एक अर्थ को हम अगर ग्रहण कर रहे हैं, मान लेते हैं कि पनीर शब्द है, तो पनीर शब्द को हम मानते हैं कि यह दुग्ध के उत्पाद की एक श्रेणी है। इसका एक खास स्वाद है, इसका एक रंग है, जिसके द्वारा हम उसको
सही अर्थ में उपयोग में ला पाते हैं। श्रवण में संस्कृति की भूमिका। मस्तिष्क की तरंग है जिस संस्कृति में पलते बढ़ते हैं, वह भी हमारी श्रवण एवं सीखने की योग्यताओं को प्रभावित करते हैं। यहाँ जो शब्द है मस्तिष्क की तरह है, यहाँ गलती से तरंग आ गया है, वहां तरह शब्द होगा। तो मस्तिष्क की तरह जिस संस्कृति में हम पलते बढ़ते हैं वह भी हमारी श्रवण एवं सीखने की योग्यताओं को प्रभावित करती है। देखिए, ये हमारे हम कह सकते हैं कि ये भारत की संस्कृति को के आध्यात्मिक पक्ष को दिखा रहा है। फिर इसी तरह हम बौद्ध दर्शन में देखते हैं कि वहाँ विपश्यना की भावना होती है, मनोयोग होता है। जैन धर्म में हम देखते हैं कि वहाँ अहिंसा, यानी कि किसी जीव को किसी तरह से नुकसान ना पहुंचे। फिर इसी तरह हम जब ईसाई धर्म को देखते हैं तो वे क्रॉस पहनते हैं, उनके बोलने का ढंग अलग होता है। तो संस्कृति का असर श्रवण पे पड़ता है। शरीर की भाषा। अवाचिक क्रियाएं प्रतीकात्मक होती है और किसी भी बातचीत की प्रक्रिया से गहराई से जुड़ी रहती है। इन्हीं अवाचिक क्रियाओं के अंश को शरीर भाषा कहते हैं। इसमें वे सारे संदेशशील होते हैं जो शब्दों के अलावा लोग बातचीत के दौरान उपयोग करते हैं। भाव भंगिमा, शरीर की बनावट, नेत्र संपर्क, शरीर गति, पोशाक शैली जैसे कारक इसमें शामिल होते हैं और इसे गुच्छ के रूप में समझना पड़ता है। देखिए कि किसी व्यक्ति की भाव भंगिमा, यहाँ एक ही व्यक्ति है, वह इसने दोनों हाथ ऊपर करके कुछ अपने आप को व्यक्त करना चाहा है। हम इसे ये कह सकते हैं कि इसने कुछ जानने से इनकार कर दिया है। यह देखिए, ये एक अति आत्मविश्वास की भाव भंगिमा है। इसी तरह हम बहुत सी भाव भंगिमाओं को देख सकते हैं और हर भंगिमा, हर शारीरिक जो भाषा है, शरीर की जो भाषा है, वह कुछ न कुछ व्यक्त करता है। संगति। जब हम शरीर भाषा का विश्लेषण कर रहे हैं तब उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि और अतीत में उसके व्यवहार के स्वरूप को भी ध्यान में रखना चाहिए। संप्रेषण में वर्तमान व्यवहार और अतीत के व्यवहार के बीच एक रूपता तथा वाचिक एवं अवाचिक व्यवहार के सुमेल को संगति कहते हैं। यहाँ देखिए कि संगति, एक व्यक्ति मान लेते हैं कि डर के भाव को व्यक्त कर रहा है, तो यह भाव भंगिमा सही नहीं है, यह भाव भंगिमा भी सही नहीं है। यह भय के व्यक्त करने की भावना का ये असंगति है। यह भाव भंगिमा भी असंगति व्यक्त कर रही है, लेकिन यह भाव भंगिमा जो है यह संगति व्यक्त कर रही है। यह व्यक्ति डरा हुआ महसूस कर रहा है और अपनी भाव भंगिमा को भी सही से व्यक्त कर रहा है। इसे ही संगति कहते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण कौशल। इसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक मापन, मूल्यांकन, व्यक्तियों और समूहों, संगठनों, समुदायों की समस्या के समाधान के कौशल आते हैं। इनका उपयोग व्यक्ति और समूह की विभिन्नताओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। देखिए कि 7 तरह के मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं। इसे मनोमिति परीक्षण कहते हैं, इसे व्यक्तित्व परीक्षण। तीसरा सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण। एक होता है इंटेग्रिटी यानी एकीकृत परीक्षण। फिर आते हैं कि कार्य परीक्षण संबंधित, कार्य के ज्ञान संबंधी परीक्षण, स्थितिपरक निर्णयात्मक परीक्षण, कौशल परीक्षण। यानी कि 7 तरह के परीक्षण हैं। ये आपकी किताब में नहीं है, लेकिन इसे जानना चाहिए कि परीक्षण कितने तरह के हैं। यहाँ देखिए कि एक परीक्षण आपको बहुवैकल्पिक स्वरूप में है, तो किसी एक गोले पे ये निशान लगाना है। इस तरह के परीक्षण अक्सर जो हमारे कार्य कौशल से संबंधित परीक्षण होते हैं, उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर में इस तरह से परीक्षण दिए जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि एक व्यक्ति के मस्तिष्क में बहुत सी चीजें बंद है, तो दूसरा व्यक्ति एक परीक्षण का उपयोग कर, यानी कि संकेत के रूप में इस चाबी का उपयोग
जो है, ये चाबी जो है मनोवैज्ञानिक परीक्षण का एक प्रकार है, जिसके द्वारा इस व्यक्ति के मस्तिष्क की गांठें खुल सकती है। हम अब प्रश्न के खंड में आ गए हैं। इनमें से कौन सा मानव संप्रेषण का घटक नहीं है? मनोवैज्ञानिक परीक्षण कौशल की विशेषताओं में निम्न में से कौन नहीं है? ये थी मनोवैज्ञानिक कौशलों का विकास अध्याय का भाग तीसरा भाग था ये। चौथे भाग में हम कुछ और बातों को लेकर सामने आएंगे। तब तक थोड़ा इंतजार